Hello students, I am Nidhi, English faculty at Motion Foundation, and in this video we are going to look at the reading section questions of IEO. IEO is इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड. ओके, तो जो भी बच्चे इस ओलंपियाड को अटेम्प्ट करने वाले हैं उन्हें, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में बता दिया है कि इसके 4 सेक्शंस आने वाले हैं. वन ऑफ दीज इज़ रीडिंग सेक्शन. ठीक है, रीडिंग सेक्शन क्या होता है बच्चों? बेसिकली आपने काफ़ी अपने स्कूल टेस्ट में, एग्जाम्स में भी किया ही है ये क्वेश्चन. आपको एक पैसेज दे दिया होता है, एक अनसीन पैसेज होता है. ठीक है, अनसीन पैसेजेस जो कि आपके बेसिकली किसी टेक्स्ट बुक या किसी ऐसे उसमें से नहीं है, नोन कोई पैसेज नहीं है. ठीक है, यू हैव नॉट सीन दिस बिफोर. ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, उसको पढ़ना होता है अच्छे से, उसको समझना होता है और उसी में से आपके क्वेश्चंस कुछ बनते हैं. ठीक है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, इस पर आपको देखना है. एक तो आपको बेसिकली सर्च फॉर एंड रिट्रीव. ठीक है, रिट्रीव का मतलब लाना, किसी तरीके से इंफॉर्मेशन लेना. ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट टाइप्स लाइक न्यूज स्टोरीज, brochures, formal and informal letters and advertisements. Understand information given in news reports, brochures, itinerary, etc. Acquire broad understanding of and look for specific information in short narratives. ठीक है, biographies, notices and messages. ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा पैराग्राफ नहीं मिलेगा आपको, छोटे से किसी एडवर्टाइजमेंट में दे दिया जाएगा कुछ. मे बी एडवर्टाइजमेंट जैसा कि हमें पता है सिर्फ कुछ लाइंस का होता है, राइट? या फिर कुछ ब्रोशर्स होंगे, आइटिनरी होगी, इस तरीके की चीज़ें होगी और उसी में से आपको समझ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ईजी ऑफ कोर्स ये क्यों हो जाता है इसमें, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आपको अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है. तो ऑप्शंस में ईजी क्यों मानती हूँ मैं, क्यों? क्योंकि आपको सॉल्व करने में ऑफ कोर्स समझ में आ जाएगा कि सारे ऑप्शंस फिट नहीं बैठ रहे होंगे. कुछ कुछ ऑप्शंस जो है बेसिकली कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो कि एमसीक्यू में टफ पढ़ सकते हैं. 2000 कि टाइटल क्या होगा सूटेबल किसी पैसेज का है, किसी भी मान लीजिए आपका कुछ नैरेटिव दिया हुआ है किसी तरीके का, उसमें सूटेबल टाइटल क्या होगा. उसमें ऑफ कोर्स आपको लग सकता है कि किसी तरीके का टाइटल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा अलग सा नहीं लग रहा है, सबके सब फिट कर रहे हैं उस पैसेज को. लेकिन आपको बेसिकली क्या समझना है कि एक ना एक उनमें से ऑप्शन ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा ही सही. ज़रूरी नहीं है कि पैसेज में जिन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, जिन जिन भी पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है, उन सब के बारे में टाइटल में कहीं ना कहीं कुछ मेंशन हो. टाइटल उसी चीज़ से रिलेटेड होता है जो कि थ्रू आउट द पैसेज बेसिकली एड्रेस की गई है. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस और इस तरीके के कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुश्किल लग सकते हैं या फिर कैसे इनको सॉल्व करना है, ये आज हम देखेंगे. ऑफ कोर्स इसका जो लेवल है, इस सेक्शन का जो लेवल है वो थोड़ा क्लास बाय क्लास थोड़ा सा टफ होता जाएगा. जैसे 6th क्लास वालों के लिए जो लेवल है वो ऑफ कोर्स ईजियर होगा देन 7th क्लास. ठीक है, 7th क्लास को थोड़ा सा मुश्किल आएगा एंड देन टफर देन दैट वुड बी फॉर 8th क्लास. 8th क्लास के लिए और थोड़ा सा लेंथी या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पैसेज आ सकता है. सेम विद हायर क्लासेस 9, 10 सभी के लिए फिर थोड़ा सा लेवल ऑफ कोर्स जैसा कि बाकी क्वेश्चंस का भी होता है बढ़ता जाता है. ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे इन्हें सॉल्व करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो हम देखते हैं. मैं एक आपके लिए कुछ पैसेजेस लेके आई हूँ. आई हैव गॉट 3 डिफरेंट पैसेजेस फॉर यू. वन इज सुटेबल फॉर 6th क्लास, वन इज अकॉर्डिंग टू 7th क्लास एंड वन इज फॉर 8th क्लास. ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग लेवल है, किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके का लेवल होता है इनका अंडरस्टैंडिंग का, कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या कितने ईजी होते हैं. ठीक है, पढ़ते हैं. फर्स्ट पैसेज जो है इट्स कॉल्ड चाइल्डहुड. ओके, दिस इज अबाउट चाइल्डहुड. ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना है. ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस दैट फॉलो. ओके, ऐसा भी हो सकता है बहुत बार आपके पास में भी ऑप्शन हो, खैर IEO में नहीं होता है बट दूसरे ऑफ कोर्स किसी तरीके के एग्जाम में हो सकता है कि मे बी आपको आउट ऑफ 7, 6 अटेम्प्ट करने हो या ऐसा कुछ. ठीक है, क्वेश्चंस के बेसिकली लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अब हम पैसेज पे आते हैं. ठीक है, मोस्ट पीपल बिलीव दैट द बेस्ट टाइम ऑफ वंस लाइफ इज चाइल्डहुड. ठीक है, ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि किसी भी इंसान का लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, देयर चाइल्डहुड. ठीक है, देयर आर अ फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड नो बिल्स टू वरी अबाउट. ठीक है, बहुत ही कम तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और बहुत ही कम बिल्स होते हैं जिनके बारे में बेसिकली हमें चाइल्डहुड में चिंता करनी पड़ती है. आप खुद सोचिए बच्चों, आपकी लाइफ में बेसिकली 6th क्लास वाले जो बच्चे होंगे या 7th क्लास के होंगे, उनकी लाइफ में दे आर नॉट वरीड अबाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ बिल्स, राइट? दे आर नॉट वरीड अबाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ऑल यू रियली नीड टू वरी अबाउट आर योर स्टडीज़ एंड योर sports time, your game time, right? Your friends and all of that. You don't really have to worry about getting a job, making a career and all of that, right? तो इस तरीके से काफ़ी
ईजी लाइफ होती है, चिल लाइफ होती है चाइल्डहुड में, राइट। अ चाइल्ड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग अ जॉब, ठीक है। किन किन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है, उसे जॉब वगैरह नहीं लेनी किसी तरीके की, ठीक है, नहीं ढूंढनी पड़ती। मेकिंग अ सक्सेसफुल करियर और डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स क्या होते हैं? चोर्स का मीनिंग होता है बेटा जो आपके घर के आसपास के या कुछ भी इधर उधर के छोटे मोटे जो काम होते हैं, ठीक है, दोज आर कॉल्ड चोर्स, ठीक है। दिस इनेबल्स अ चाइल्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्री टाइम, ठीक है। उससे बच्चे को क्या मिलता है? फ्री टाइम मिलता है, दैट दे कैन डिवोट टू प्ले, ठीक है, जिससे कि वो अपना टाइम किस में दे सकते हैं? प्लेइंग में, ठीक है। अपने बेसिकली अपना फ्री टाइम वो अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। विच कैन बिल्ड अप देयर क्रिएटिविटी, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्रिएटिविटी डेवलप करना। दिस कैन गिव चिल्ड्रन अ लाइफ दैट इज फिल्ड विद एक्साइटमेंट एंड न्यू हैपनिंग्स, ठीक है। बच्चों के लिए ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये लाइफ इज फिल्ड विद एक्साइटमेंट एंड न्यू happenings. Having said this, there are times when children might find it difficult to buy all the things they want, ठीक है। अब although ये ऐसा सच है, लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है जब बच्चों को क्या लगता है? they might find it difficult, उन्हें कुछ कुछ मुश्किलें फील हो सकती है, जैसे कि buy all the things they want. ऑफ कोर्स जैसा कि आप में भी बच्चे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप समझ सकते होंगे, आप हमेशा अपनी मर्जी से जो भी खरीदना चाहते हैं वो नहीं खरीद सकते हैं। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। यू नीड टू आस्क योर पेरेंट्स फॉर मनी, यू नीड टू लुक एट योर पॉकेट मनी एंड देन यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू कैन स्पेंड एंड व्हाट यू कैन स्पेंड, ठीक है। तो इस तरीके की फ्रीडम बच्चों के पास नहीं होती विद द इनसफिशिएंट पॉकेट मनी, ठीक है। बहुत बार उनकी पॉकेट मनी जो होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है। अडल्ट्स श्योरली हैव लेस रिस्ट्रिक्शंस, तो अडल्ट्स के पास क्या कम है? रिस्ट्रिक्शंस कम है इन अ फ्यू थिंग्स, ठीक है। कुछ कुछ बातों को लें तो ऐसा नहीं है, अडल्ट्स के पास कम रिस्ट्रिक्शंस होती है, पर वो सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ों में ही होती है। ऐसा नहीं है कि अडल्ट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस होती ही नहीं है, राइट, व्हेन कंपेयर टू अ चाइल्ड, ठीक है। जब हम किसी बच्चे से कंपेयर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स जैसे कि मैं एक अडल्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पेन खरीदना है या मुझे स्टेशनरी का कुछ खरीदना है या मुझे आज कुछ भी खरीदना है, तो आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ एंड देन आई कैन गो आउट एंड बाय इट, राइट। बच्चे बहुत बार किसी तरीके की डिफ़िकल्टी फेस करते हैं इस चीज़ में। ऑफ कोर्स ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब बच्चों के साथ होता है, बहुत सौ के पास खूब पैसा होता है और वो अपने हिसाब से अपनी पॉकेट मनी उड़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ कुछ बच्चों के पास परेशानी रहती है। अब देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। पहला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। अब आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। हमें इस पैसेज को ही ध्यान रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ चाइल्ड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट डूइंग द, इनमें से कौन सी चीज़ है जिसके बारे में एक बच्चे को, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी होती? कौन सी चीज़ें हैं? होमवर्क, अकाउंट्स, टैक्सेस या हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। अब आपको ये इसीलिए मैंने बोला है, इसका ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि आपका क्वेश्चन इसी की वजह से बना है, तो आपको इसी को ही देखना है वापस। देखते हैं एक बार इसमें किसकी बात हुई है, ठीक है। डज नॉट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग अ जॉब, मेकिंग अ सक्सेसफुल करियर और डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। अब यहाँ पे ये डूइंग द के बाद हाउस होल्ड चोर्स आ रहा है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी इनके बारे में तो हमारे पैसेज में बात ही नहीं हुई है। बहुत से को कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैम बच्चों को तो अकाउंट्स के लिए भी टेंशन नहीं लेनी होती और टैक्सेस की भी टेंशन नहीं लेनी होती, लेकिन इनका मेंशन हमारे पैसेज में नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट मेंशन्ड इन आवर पैसेजेस, ठीक है। हमारे मेंशन किस चीज़ का हुआ है? हाउस होल्ड चोर्स का, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। इसीलिए आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। बहुत बार फैक्चुअली कुछ भी चीज़ करेक्ट हो सकती है, बट यू नीड टू लुक एट द पैसेज टू अंडरस्टैंड व्हाट द करेक्ट आंसर इज। आपको देखना होगा कि आंसर कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अडल्ट्स हैव लेस, ठीक है। अडल्ट्स के पास क्या कम है? दे हैव लेस ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंस, बिल्स, रिस्ट्रिक्शंस और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, ठीक है। क्या उनके पास कम इंडिपेंडेंस है? ऐसा तो नहीं है। काफ़ी देखा जाए तो अडल्ट्स के पास फ्रीडम तो है अपने डिसीजंस खुद लेने की, राइट। बिल्स की भी कोई कमी नहीं है बेटा, बिल्स की भी बिल्कुल कमी नहीं होती अडल्ट्स के पास। बिल्स देखो कितने पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, राइट, रेंट वगैरह हो गया, फ़ोन का बिल हो गया, वाईफाई का बिल हो गया, सब कुछ पे करना होता है, तो उसकी भी कोई कमी नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस, जो कि हमने देखा पैसेज में रिस्ट्रिक्शंस वर्ड तो आया हुआ है,
रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, ये तो यहाँ पे फिट ही नहीं बैठ रहा किसी भी तरीके से, राइट। हम अपने पैसेज को एक बार देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अडल्ट श्योरली हैव लेस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में ही बात हो रही है, विच इज़ वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी आपका सही आंसर है इसमें। अब हम एक थोड़ा सा हायर लेवल का पैसेज देखते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपको लग रहा होगा कि उस पैसेजेस में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए मैम, बट वो पैसेज काफ़ी ईजी उसका है। आपको उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आते भी हैं 5, जैसे आपको प्रॉबेबली 5 to 6 क्वेश्चंस एक पैसेज में से अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो पर मुश्किल नहीं होगी 6th क्लास के बच्चों को इस लेवल के पैसेज को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज हम देखते हैं, दिस इज अ बिट ऑफ अ हायर लेवल देन द प्रीवियस वन, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं इसको। A school library, this is about a school library. A school library is a structure within the school that houses a collection of books, audio visual material and content that serves common use to meet the educational, informative and recreational needs of the users, ठीक है। अब बेसिकली आपको यहीं पे पता चल गया है कि एक किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, एक स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में। नॉट जस्ट एनी लाइब्रेरी, अ स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। स्कूल लाइब्रेरी एक किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्कूल में द हाउस इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है। ऑफ कोर्स लाइब्रेरी का काम क्या है, लाइब्रेरी का यूज़ क्या है, बेसिकली वहाँ पे बुक्स पढ़ने ही जाते हैं हम, राइट। दैट कलेक्शन ऑफ बुक्स के साथ साथ क्या है, ऑडियो एंड विजुअल मटेरियल भी होता है। आजकल बेसिकली आपका ऑडियो एंड विजुअल मटेरियल का मतलब क्या है, जो आप सुन सकते हो, जो आप देख सकते हो, इस तरीके का कंटेंट भी होता है। एंड अदर कंटेंट, और भी उसके अलावा भी और भी ऐसे मटेरियल मिल जाता है आपको वहाँ पे, विच सर्व्स कॉमन यूज टू मीट द, कौन से रिक्वायरमेंट्स होती है एक स्टूडेंट की, एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव एंड रिक्रिएशनल, ठीक है। इस तरीके की एजुकेशनल तो ऑफ कोर्स जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, इन्फॉर्मेटिव मतलब कि कुछ आउट ऑफ करिकुलर, ठीक है, जैसे कि पढ़ाई से आउट ऑफ आर एकेडमिक जाके किसी को कुछ सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कुछ जानना हो, वो वाली जो नीड होती है। एंड देन रिक्रिएशनल, ठीक है। रिक्रिएशनल इज शौकिया, ठीक है, जो है हॉबी की तरह जो हम करते हैं उन्हें हम रिक्रिएशनल बोलते हैं। तो ये सारे जो यूज़र की नीड्स होती है, इसके लिए स्कूल लाइब्रेरी में काफ़ी कुछ हमें मिलता है, ठीक है। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरीज इज टू मीट द एकेडमिक नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इट सर्व्स, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका यूज़ क्या है एक स्कूल लाइब्रेरी का, टू मीट द एकेडमिक नीड्स, ठीक है। एकेडमिक नीड्स ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल में लाइब्रेरी है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या रखनी होगी, उस स्कूल की बुक्स, ठीक है, कि उस स्कूल के जो करिकुलम में, जो वहाँ के कोर्स में जो बुक्स चलती है वो उस लाइब्रेरी में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, इसका सबसे मेन पर्पस ये है, particular educational institution which it serves. Besides serving students in their studies and teachers in their research, school libraries aim at creating interest in reading amongst the students who get the best of resources environment here, ठीक है। ऑफ कोर्स बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ने में और टीचर्स को रिसर्च में मदद करती है स्कूल लाइब्रेरीज, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को एक बहुत ही परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने का, ठीक है। स्टूडेंट्स जो कि पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं किसी में रीडिंग को लेके, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाती है लाइब्रेरीज, सो दैट दे कैन डेवलप देयर रीडिंग हैबिट्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस विद क्वालिटी फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स, ठीक है। किस किस तरीके की बुक्स मिलती है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन पता है आप सबको। फिक्शनल बुक्स आर वंस दैट आर क्रिएशन ऑफ आवर माइंड्स, बेसिकली जो कि हमने बनाई हुई है, जिसको कि हम कहते हैं काल्पनिक कहानियाँ, ठीक है। फिक्शनल स्टोरीज आर और फिक्शनल बुक्स आर मटेरियल्स दैट मैन हैज़ क्रिएटेड और इमेजिन्ड, ठीक है, जो उन्होंने खुद ने दिमाग से बनाया। नॉन फिक्शन होता है बेसिकली आपके एसेज, आर्टिकल्स, ठीक है, ओपिनियंस या फिर थिंक पीसेस, इस तरीके की चीज़ें जो होती है उन्हें हम नॉन फिक्शन बुक्स कहते हैं। दोनों तरीके के मटेरियल मिलते हैं हमें, बुक्स मिलती है लाइब्रेरीज में, दैट एनकरेज अस टू रीड मोर फॉर प्लेजर, ठीक है, ना कि सिर्फ पढ़ाई के लिए, बट ऑल्सो फॉर प्लेजर, एंड एनरिच आर इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, कल्चरल, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, ठीक है। देखो बच्चों, कितने सारी तरीके की ग्रोथ हो रही है बुक्स पढ़ के। अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ने से आपको किस किस तरीके की ग्रोथ होती है आपकी, इंटेलेक्चुअल, दैट इज रिलेटेड टू योर माइंड, योर इंटेलिजेंस, देन आर्टिस्टिक, cultural, of course you get to know more about the culture, social and emotional, ठीक है।
The ambience of the school library is perfect for learning without getting disturbed. ठीक है, ऑफ कोर्स लाइब्रेरी का एक रूल होता है, एवरीबडी हैज़ टू बी वेरी क्वाइट ओवर देयर. ठीक है, लाइब्रेरीज में हमेशा देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस. ठीक है, दैट इज द आइडियल लाइब्रेरी फॉर यू. तो ये काफ़ी परफेक्ट वो होता है लाइब्रेरी के लिए एक एटमोसफियर. दिस मेक्स इट ईजी फॉर अस टू लर्न एंड ग्रास्प फास्टर. ठीक है, उस एनवायरनमेंट में ऑफ कोर्स कोई भी जल्दी समझ पाता है, ग्रास्प कर पाता है. इट प्रोवाइड्स टीचर्स द एक्सेस टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट. ठीक है, टीचर्स को क्या मिलता है? एक्सेस टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट. टीचर्स भी वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं अपने लिए, बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं. ऑफ कोर्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड रेफरेंस मटेरियल. ठीक है, जो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके लिए भी उन्हें एक्स्ट्रा मटेरियल मिल सकता है. टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट. ठीक है, इम्प्लीमेंट इफेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स. ठीक है, ये सब वो क्लासरूम में कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी. ठीक है, while the role of the school library remains constant, its design, digital platforms, strategies and tools could change as technology changes. Of course libraries भी adapt कर सकती है आजकल के जो latest technological advancements हैं उनके according, right? School libraries help too. अभी बच्चों आपको ये basically points में आपको काफ़ी बता दिया गया है कि क्या क्या बेसिकली हम कह सकते हैं क्या क्या यूज़ होता है स्कूल लाइब्रेरी का, कैसे कैसे तरीक़ों से स्कूल में यूज़फुल होती है ये. इम्पैक्ट पॉजिटिवली ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बाय रीडिंग वेरियस बुक्स. ठीक है, देन फैसिलिटेट द वर्क ऑफ द क्लासरूम टीचर एंड इंश्योर ईच स्टूडेंट हैज़ इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ होम अपॉर्चुनिटीज़ और कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि मे बी हम कह सकते हैं सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनको अलाउ नहीं करता है टू गेट इनटू द रिसर्च ऑफ द टॉपिक दे वांट टू रिसर्च, राइट. तो उनके लिए इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिसोर्सेज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ होम अपॉर्चुनिटीज़ और कंस्ट्रेंट्स. उनके घर का जैसा भी माहौल है उसको डिसरिगार्ड करते हुए उनको स्कूल में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. ठीक है, रन इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोग्राम्स विच इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज. ठीक है, इसके साथ आप इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोग्राम्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि क्या होता है, इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज और अलग अलग इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके बच्चों के लिए कम्प्लीटली इनोवेटिव वे से लर्निंग प्रोवाइड करवाई जा सकती है. Equip students with the skills necessary to succeed in a constantly changing technological, social and economic environment. ठीक है, collaborate with classroom teachers to plan, implement and evaluate inquiry-based programs that will ensure students acquire skills to collect, critically analyze and organize information, solve problems and communicate their फीलिंग्स. ऑफ कोर्स ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इंक्वायरी बेस्ड, मतलब कि क्वेश्चंस खुद स्टूडेंट्स कर सकें, उस तरीके के प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टीचर्स, जिससे कि क्या होगा, इट इंश्योर स्टूडेंट्स एक्वायर्ड स्किल्स. उनके पास स्किल्स हो क्या, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, क्रिटिकली एनालाइज करने की और ऑर्गेनाइज करने की. ठीक है, नॉट जस्ट टेकिंग एनी इंफॉर्मेशन दैट दे कैन ग्रैब, राइट, उसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकें, है ना. इस तरीके के बेसिकली स्किल्स भी डेवलप हो सके स्टूडेंट में और जिससे कि वो अपने कम्युनिकेट कर सके अपनी फीलिंग्स को. नेक्स्ट इज प्रोवाइड एंड प्रमोट क्वालिटी फिक्शन टू डेवलप एंड सस्टेन इन स्टूडेंट्स द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर, नॉट टू जस्ट गेट इन्फॉर्मेशन, राइट, बट टू ऑल्सो प्लीज आर सेल्फ, टू ऑल्सो एंटरटेन आर सेल्फ. इसके लिए भी बुक्स बहुत ही अच्छे सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट होती है टू एनरिच स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, कल्चरल एंड इमोशनल ग्रोथ. ठीक है, ये सब एक स्कूल लाइब्रेरी के बहुत ही बड़े रोल्स हो सकते हैं जो कि स्कूल लाइब्रेरी प्ले कर सकती है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में. ठीक है, अब देखते हैं इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं. चूज द बेस्ट टाइटल और हेडिंग फॉर द पैसेज. ठीक है, चलो वो क्वेश्चन आ ही गया, टाइटल के लिए क्या पैसेज आ गया, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. ठीक है, एक जगह पे यहाँ पे मेंशन हुआ है इस पैसेज में, पर सिर्फ एक जगह हुआ है बच्चों, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, ऑफ कोर्स यही सबसे एप्ट यही है. क्यों? क्योंकि पूरे पैसेज में बात ही किस बारे में हो रही है कि स्कूल लाइब्रेरीज कितनी इम्पॉर्टेंट है, कैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. ठीक है, रीडिंग बुक्स भी नहीं है. क्यों? क्योंकि we are not just talking about reading books, we are talking about the role that the library plays in one's life.
ठीक है, सी भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स भी नहीं है, ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा सेंटेंस जो है वो इसमें सही नहीं है। अ स्कूल लाइब्रेरी पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स द एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही है, positively impacts the academic achievements of the students. It facilitates the work of the classroom teacher. क्लासरूम के अंदर उसका कोई यूज़ नहीं लाइब्रेरी का, क्लासरूम इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द लाइब्रेरी. इट हेल्प्स द स्कूल टू रन इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोग्राम्स. इट प्रोवाइड्स अ प्लेस टू हैव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग क्लासेस, ठीक है, बिल्कुल, इट प्रोवाइड्स अ प्लेस टू हैव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग क्लासेस ही इसका सही आंसर है. ये भी इसमें हो सकता है और ये भी यहाँ पे हो सकता है, तो इसलिए तीनों आंसर्स नहीं हो सकते. हमें वो करना है जो कि सही नहीं है, ठीक है, वो स्टेटमेंट चूज़ करना है जो कि सही नहीं है. क्या क्या होता है, एकेडमिक अचीवमेंट्स को ऑफ कोर्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं. क्लासरूम टीचर का भी काम तो वैसे होता ही है क्योंकि वो उसमें रिसर्च कर सकता है, उससे सीख के अपनी क्लासरूम को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है और इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोग्राम्स भी हो जाते हैं. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. दिस इज़ नॉट करेक्ट. वाई? बिकॉज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग क्लासेस तो नहीं हो सकती, राइट. दोज आर समथिंग दैट आर आउटसाइड ऑफ एकेडमिक एरिया वी कैन से, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है. सिनोनिम देखना है बच्चों, सिनोनिम दैट इज सिमिलर. अब हमें ऐसा वर्ड देखना है जो कि सिमिलर हो मीनिंग में एनरिच के, ठीक है. टेक स्लैश एंडाउ ट्रिम, ठीक है. अब एनरिच करने का मतलब किसी को और ज़्यादा ऐसा कुछ देना जिससे कि वो रिच हो. रिच मतलब कि बेसिकली उसमें किसी तरीके का कुछ इंक्रीज हो, इस तरीके की चीज़ किसी को प्रोवाइड करवाना. तो इस तरीके का मीनिंग टेक का तो नहीं है. टेक का मतलब तो होता है लेना, स्लैश का मतलब होता है हटा देना, ट्रिम का मतलब भी होता है काट देना, एंडाउ का मीनिंग होता है टू गिव समथिंग टू समवन, राइट, टू कन्फर सम सॉर्ट ऑफ समथिंग, ठीक है. इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अलॉन्ग विद अदर इंटेलेक्चुअल पर्पसेस लाइब्रेरी ऑल्सो जनरेट्स डैश इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, ठीक है. लाइब्रेरीज किस तरीके का स्टूडेंट में किस तरीके का इंटरेस्ट डेवलप करती है, एकेडमिक के साथ साथ इंटेलेक्चुअल के साथ साथ, स्पोर्ट्स, यूनियन, रीडिंग या लीडरशिप, ठीक है. अब इन बाकी वर्ड्स का कोई लेना देना नहीं है लाइब्रेरी से. क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स तो प्लेग्राउंड की चीज़ होती है ना कि लाइब्रेरी की. यूनियन भी नहीं क्रिएट होती, वहाँ पे बिल्कुल शांति से आपको पढ़ना ही होता है. रीडिंग ही आंसर है इसका. क्यों? क्योंकि उसमें रीडिंग की हैबिट डेवलप हो किसी में, नॉट जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पसेस बट ऑल्सो टू बेसिकली टू प्लीज आवर सेल्व्स, टू एंटरटेन आवर सेल्व्स, टू ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. इस तरीके की हैबिट्स के लिए रीडिंग इंटरेस्ट जनरेट होता है स्टूडेंट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ लाइब्रेरी हेल्प्स इन डैश डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है. किस तरीके के डेवलपमेंट में हेल्प करती है? इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक एंड सोशल. आर्टिस्टिक, जस्ट सोशल और फिक्टिशियस, ठीक है. ऑफ कोर्स हमें समझ में आ रहा है फिक्टिशियस तो बिल्कुल नहीं हो सकता. फिक्टिशियस का मीनिंग ही यहाँ पे फिट नहीं होता. फिक्टिशियस मीन्स बनावटी, ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है. तो फिक्टिशियस इज नॉट फिटिंग हियर. जस्ट सोशल ऑफ कोर्स नॉट. बेसिकली देखा जाए तो सोशल का इतना ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि लाइब्रेरीज ऐसा नहीं है कि सोशल एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देती है. आर्टिस्टिक भी नहीं, नॉट जस्ट आर्टिस्टिक. ए इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज इट हेल्प्स इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स ब्रेन, ठीक है. ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा बच्चों, अब ये हमारा ये वाला पैसेज फिनिश हो चुका है. अब एक और थोड़ा सा हम कह सकते हैं हायर लेवल का पैसेज है जो कि आपको समझना है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ 8th क्लास हम कह सकते हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं इस पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे. वर्ड्स को समझना ज़रूरी है, क्या कहना चाह रहा है पैसेज, किस तरीके की चीज़ इसमें बताई जा रही है वो समझना ज़रूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. लेट्स लुक एट द पैसेज. इन द बसलिंग सिटी ऑफ नियो वेंचुरा, ठीक है. बसलिंग का मतलब हैपनिंग है ना, बिजी किसी तरीके से, जहाँ पे काफ़ी कुछ होता रहता है. तो इस तरीके की सिटी है नियो वेंचुरा, ठीक है. नियो वेंचुरा जो कि सिटी है वेयर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मर्ज सीमलेसली विद ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, ठीक है. जहाँ पे दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल गई है. कौन सी चीज़ें? एक तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर.
अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट नेम डॉक्टर ऑक्टेविया एडिसन, ठीक है, किसी का नाम आया है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर ऑक्टेविया एडिसन, वॉज ऑन द ब्रिंक, मतलब कि वो बिल्कुल बहुत ही करीब है किस चीज़ के, ऑफ अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, ठीक है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के बहुत ही करीब है वो। किस तरीके की डिस्कवरी है? शी हैड डेवलप्ड द क्वांटम रेजोनेंस इंजन, ठीक है, क्या नाम है उनके इस इन्वेंशन का? क्वांटम रेजोनेंस इंजन, अ डिवाइस केपेबल ऑफ हार्नेसिंग द एनर्जी, ठीक है, उनकी जो ये इन्वेंशन है वो किस तरीके की डिवाइस है, क्या इंजन है वो? इट्स केपेबल ऑफ हार्नेसिंग, हार्नेस करना मतलब कलेक्ट करना, लेना किसी चीज़ से, ठीक है, द एनर्जी फ्रॉम पैरेलल डायमेंशंस टू प्रोवाइड लिमिटलेस पावर टू द एंटायर सिटी, ठीक है। तो ये उनका जो इन्वेंशन है ये क्यों इतना यूज़फुल है? क्योंकि वो पैरेलल डायमेंशन से एनर्जी सोर्स कर सकती है, वहाँ से ला सकती है और अपनी सिटी को बेसिकली जनरेट कर सकती है, पावर जनरेट कर सकती है अपनी सिटी के लिए। ऑफ कोर्स दैट इज़ अ बिग इन्वेंशन, ठीक है। एज द न्यूज़ ऑफ डॉक्टर एडिसन्स इन्वेंशन स्प्रेड, वेरियस फैक्शंस विद इन न्यू वेंचुरा एक्सप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़, ठीक है। अब फैक्शंस मतलब डिविजन्स, ठीक है। न्यू वेंचुरा के जो अलग अलग लोग थे, उनके जो अलग अलग ग्रुप्स थे, ठीक है, उनमें ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आने लग गए। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब कंफ्यूजिंग, ऑफ कोर्स दे आर ऑल नॉट गोइंग टू सपोर्ट हर, राइट, सबके लिए अलग अलग है। सम हेल्ड हर एज अ विजनरी प्रेजिंग द पोटेंशियल फॉर क्लीन एंड बाउंडलेस एनर्जी, ठीक है, उनका जो इन्वेंशन है इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ क्लीन एंड बाउंडलेस एनर्जी वाइल अदर्स फियर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है बच्चों? रिजल्ट किसी चीज़ का, ठीक है। अब उन्हें नहीं पता कि उनके इस इन्वेंशन के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं ऑफ मेडलिंग विद द फैब्रिक ऑफ रियलिटी, क्योंकि हम जो हैं ह्यूमंस जो हैं वो क्या है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, और दूसरे डायमेंशंस के साथ मेडल करना, दैट मीन्स मेडलिंग मतलब कि क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं रिपल, राइट, चेंज करना कुछ फैब्रिक ऑफ रियलिटी में। तो इसका नहीं पता कि हमें इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, इसलिए बहुत से लोग इस चीज़ को लेके चिंतित थे, परेशान थे, दे वर वरीड अबाउट इट, ओके। न्यू वेंचुरा बिकेम डिवाइडेड विद पैशनेट डिबेट्स अनफोल्डिंग इन द स्ट्रीट्स एंड ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ओके। न्यू वेंचुरा के जो लोग थे, न्यू वेंचुरा के जो सिटीजन्स थे, ऑफ कोर्स वो सब क्या थे, अब सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत से लोग पैशनेट डिबेट्स में, ठीक है। डिबेट्स मतलब हमें पता है आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे उनके बीच, स्ट्रीट्स में भी मतलब कि रियलिटी में भी और वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे भी, ठीक है, हर जगह पे उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। डॉक्टर एडिसन डिटर्मिन्ड टू शोकेस द बेनिफिट्स ऑफ हर इन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड अ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन द सिटी सेंटर, ठीक है। ऑफ कोर्स शी वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट कि उनका जो इन्वेंशन है वो एक अच्छे पर्पस के लिए बनाया गया है, उनका इंटेंशन सही है, और यही चीज़ वो बाकी सब सिटीजन्स के सामने डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहाँ पे उसको एक बेसिकली उसका एक फर्स्ट वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कहाँ रखा? सिटी सेंटर में, ठीक है। द क्वांटम रेजोनेंस इंजन हम टू लाइफ, हम टू लाइफ मतलब क्या है बेटा, जैसे ही उस मशीन को ऑन किया तो इंजन को स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक साउंड होता है ना, आवाज़ होती है, तो मतलब कि जैसे ही वो साउंड शुरू हुई मतलब कि वो मशीन ऑन हो गई, ठीक है। ड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम पैरेलल डायमेंशंस, जैसे ही वो ऑन हुआ वैसे ही उसमें से एनर्जी आने लगी पैरेलल डायमेंशंस में से, एंड फॉर अ मोमेंट न्यू वेंचुरा वॉज बेस्ड इन अ डैजलिंग डिस्प्ले ऑफ लाइट, ठीक है, और एक मोमेंट के लिए वहाँ पे डैजलिंग डिस्प्ले ऑफ लाइट, बेस्ड इन मतलब कि पूरे स्काई में, द होल स्काई वॉज फिल्ड विद दिस वेरी ब्राइट लाइट, ठीक है। हाउएवर द जॉयस स्पेक्टिकल मतलब वो जो नज़ारा था, वो जो सीन था, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा सा, सुंदर सा, टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न एज टेम्पररी रिफ्ट्स, ठीक है, इन रियलिटी ओपनड। ऑफ कोर्स जैसे वो दूसरे डायमेंशन को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो किसी तरीके का रिफ्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, टेम्पररी, जो कि इट वॉज नॉट लास्टिंग, इट वॉज जस्ट टेम्पररी, और अलाउइंग ग्लिम्सेस इनटू अदर वर्ल्ड्स, ठीक है, जिससे कि क्या हुआ, हमें दूसरी दुनिया में, दूसरे डायमेंशंस में एक ग्लिम्स मिली। ग्लिम्स मतलब जस्ट अ व्यू, ठीक है, एक नज़ारा देखने को मिला उस जगह का, ठीक है। न्यू वेंचुरा वॉज सून फेस्ड विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डॉक्टर एडिसन्स एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और वो कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें जल्दी ही पता चल गए। क्या थे कॉन्सिक्वेंसेज?
एन एरे ऑफ क्रीचर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बहुत से क्रीचर्स और ऑब्जेक्ट्स जो थे फ्रॉम ऑल्टरनेट डिमेंशंस स्पिल्ड इनटू द सिटी, तो वो दूसरे डायमेंशंस में से उस सिटी में आ गए, नियो वेंचुरा में आ गए ऐसे बहुत से क्रीचर्स और ऑब्जेक्ट्स, जिनको कि हम कह सकते हैं एलियंस बोल सकते हैं हम उन्हें, राइट। सम वर हार्मलेस, अदर्स मिस्टीरियस एंड अ फ्यू पोज पोटेंशियल थ्रेट्स, ठीक है, हर तरीके के क्रीचर्स थे। कौन से कुछ तो थे जो कि कंप्लीटली हार्मलेस थे, कुछ थे जो कि मिस्टीरियस थे, मतलब कि उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे नियो वेंचुरा के लोग, नहीं समझ पाए थे, और कुछ थे जो कि पोज्ड पोटेंशियल थ्रेट्स, ठीक है, जिनसे कि कुछ ना कुछ थ्रेट था, कुछ ना कुछ खतरा था वहाँ के लोगों को, ठीक है। इस तरीके के अलग अलग क्रीचर्स आ गए। द वंस यूनाइटेड सिटी नाउ ग्रैपल्ड विद द चैलेंजेस ऑफ को एग्जिस्टिंग विद बीइंग्स फ्रॉम पैरेलल वर्ल्ड्स, ठीक है, ये जो सिटी थी जो कि एक वक्त पे बहुत पहले यूनाइटेड थी, अब क्या था, उन सबको क्या करना था, ग्रैपल्ड विद चैलेंजेस, ठीक है, टैकल करने पड़ रहे थे उनको, ये क्या कौन से चैलेंजेस थे, ऑफ को एग्जिस्टिंग विद बीइंग्स फ्रॉम पैरेलल वर्ल्ड्स। ऑफ कोर्स ये नए नए जो क्रीचर्स हैं, ऑफ कोर्स वहाँ के लोगों को नहीं पता कैसे इनके साथ एग्जिस्ट करना है। As Dr. Edison worked tirelessly to stabilize the quantum resonance engine, she also became an advocate for understanding and cooperation between neo-venturans and the interdimensional visitors, ठीक है, she became an advocate for understanding and cooperation, ठीक है। The city's residents initially fearful and divided, जो कि शुरुआत में तो ऑफ कोर्स डरे हुए थे और एक दूसरे के अगेंस्ट थे, डिवाइडेड थे, began to see the potential, उन्हें धीरे धीरे क्या नजर आने लगा, पोटेंशियल नजर आने लगा, फॉर एनरिचिंग देयर लाइफ्स थ्रू कल्चरल एक्सचेंज एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज। उन्हें स्लोली उन्हें समझ में आने लगा कि ये जो बीइंग्स हैं जो कि दूसरे डायमेंशन से आए हैं वो दे आर नॉट नेसेसरीली बैड, ठीक है, इट्स नॉट रियली बैड फॉर द सिटी, इट माइट प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू कल्चरल इम्पैक्ट्स, फॉर न्यू कल्चरल some sort of we can say amalgamation of cultures, right, इस तरीके की चीज़ें मिल सकती है उन्हें, और काफ़ी उनके बीच में और भी दूसरी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इन दी एंड पैसेज कहीं ना कहीं किसी तरीके के पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हुआ है, ठीक है, कि कहाँ पे हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है, कि ऑल्दो ये काफ़ी थ्रेटनिंग था, कंफ्यूजिंग था, लेकिन एट द एंड पीपल ट्राई टू कोएग्जिस्ट विद द एलियंस, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन है देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन नियो वेंचुरा हु डेवलप्ड द क्वांटम रेजोनेंस इंजन? डॉक्टर विक्टोरिया टेस्ला, डॉक्टर ऑक्टेविया एडिसन, डॉक्टर अलेक्जेंडर वोल्टा और डॉक्टर आइजैक न्यूटन? पता है हमें, वेरी इजी, बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर ऑक्टेविया एडिसन इज द साइंटिस्ट्स नेम। What is the quantum resonance engine designed to do? ठीक है, ये क्वांटम रेजोनेंस इंजन जो है ये क्या चीज़ डिज़ाइन करने के लिए हुआ है, क्या मतलब इसका पर्पस क्या है? क्रिएट वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस, क्या इसका पर्पस जो है वो ये है कि दूसरी रियलिटी या फिर किसी तरीके से जैसा कि हमें पता है वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, उसके लिए सिमुलेट करने के लिए बना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जनरेट लिमिटलेस पावर फ्रॉम पैरेलल डायमेंशंस, हाँ जी बिल्कुल। सी क्या है, कंट्रोल द वेदर इन नियो वेंचुरा और इनेबल टाइम ट्रैवल, तो ऑफ कोर्स वेदर के बारे में भी कोई बात नहीं है और टाइम ट्रैवल का भी कोई मेंशन नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द कन्फ्लिक्टिंग व्यूज विद इन नियो वेंचुरा अबाउट डॉक्टर एडिसन्स इन्वेंशन? ठीक है, क्या क्या कन्फ्लिक्टिंग व्यूज थे लोगों के, जो नियो वेंचुरा के सिटीजन्स थे उनके बीच में क्या क्या ऐसे व्यूज थे? वेदर इट कुड क्रिएट वर्चुअल रियलिटीज, वेदर इट वुड लीड टू टाइम ट्रैवल, वेदर इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी और अ रिस्की एंडेवर, और वेदर इट कुड कंट्रोल द वेदर। ठीक है, वेदर का तो वही कोई मेंशन नहीं है, टाइम ट्रैवल का भी नहीं है और वर्चुअल रियलिटीज का भी नहीं है। सो द ओनली प्रोबेबल ऑप्शन इज सी, क्योंकि इसी की बात हो रही है, राइट। लोगों को क्या कंफ्यूजन था कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये उसकी जो डिस्कवरी है ये ग्राउंड ब्रेकिंग है, ये बहुत ही अच्छी है, और कुछ लोगों को डर था कि हु नोज व्हाट इट माइट ब्रिंग आउट। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता था कि इसके ये कितना रिस्की हो सकता है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस डिड नियो वेंचुरा फेस ड्यूरिंग द पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द क्वांटम रेजोनेंस इंजन? ठीक है, जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था सिटी सेंटर में, तब कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हुए?
अ ब्लैकआउट इन द एंटायर सिटी, ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है बेटा, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दैट इज अ ब्लैकआउट। तो नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। टेम्परेरी रिफ्ट्स इन रियलिटी अलाउइंग ग्लिम्पसेस इनटू अदर वर्ल्ड्स, बिल्कुल यही हुआ था, राइट। द होल स्काई वाज bathed in dazzling lights and there were temporary rifts. सी ऑप्शन क्या है, अनकंट्रोलेबल वेदर चेंजेस, नो। इन्वेजन बाय अ हॉस्टाइल एलियन स्पीशीज, नॉट एट ऑल, दे वर नॉट इन्वेडेड बाय अ हॉस्टाइल एलियन स्पीशीज। वहाँ पे कुछ कुछ क्रीचर्स आए थे बट दे वर नॉट हॉस्टाइल। हॉस्टाइल इज वी कैन से रफ और वायलेंट, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो D is also not the correct answer. B is the correct answer. Okay, next question देखते हैं. What was the initial reaction of Neo-Venturans to the interdimensional beings entering the city? Celebration and joy, fear and division, apathy and indifference, or curiosity and excitement. ठीक है, क्या था? अब देखो, celebration और joy तो नहीं था, apathy and indifference भी नहीं था। अपैथी का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिकली कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, नहीं, दे वर ऑफ कोर्स स्कैर्ड, क्योंकि दे वर नॉट यूज्ड टू सीइंग दीज क्रीचर्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो उनके मन में कहीं ना कहीं फियर और डिविजन था। ऐसा नहीं है कि वो आते ही क्यूरियस हो गए थे और एक्साइट हो गए थे, दैट वाज लेटर ऑन, दैट इज व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड टू बिकम क्यूरियस अबाउट दीज क्रीचर्स, बट दैट वाज नॉट देयर फर्स्ट रिएक्शन। द फर्स्ट रिएक्शन वाज फियर एंड डिविजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What did Dr. Edison become after the interdimensional beings entered Neo Ventura? क्या हुआ डॉक्टर एडिसन ने इसके बाद क्या किया? Did she regret her invention? Let's look at the options. What did she become? An advocate for understanding cooperation, a critic of her own invention, a leader of the faction opposing interdimensional beings, a recluse hiding from the public. तो D तो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक में से गायब हो गई और एकदम कहीं पे छुप गई, या फिर वो लीडर बन गई इस तरीके के फैक्शन की जो कि अपोज कर रहे थे। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अ क्रिटिक ऑफ हर ओन इन्वेंशन, क्या वो अपने ही इन्वेंशन के अगेंस्ट चली गई? नॉट एट ऑल। व्हाट डिड शी डू? शी डिसाइडेड टू बिकम एन एडवोकेट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, कि ये जो क्रीचर्स बाहर से आए हैं हम इन्हें समझने की कोशिश करें, इनको एक चांस दें बेसिकली, और इनके साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, let's look at the next question. What did the citizens of Neo Ventura eventually see as a potential benefit of the interdimensional beings? ठीक है, eventually एक टाइम के बाद Neo Venturans को क्या लगने लगा कि इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है? Increased security measures, क्या उनकी वजह से सिक्योरिटी बढ़ सकती है? नहीं। Cultural exchange and exploration of new possibilities, ठीक है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऑफ कोर्स ऐसा भी कुछ नहीं है। एनहांस वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस, नॉट एट ऑल, ये भी बिल्कुल प्रोबेबल नहीं है। कल्चरल एक्सचेंज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज इसका आंसर है। लास्ट लाइन पैसेज की यही है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड डॉक्टर एडिसन अटेम्प्ट टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यू वेंचुरा. कैसे उन्होंने वो जो चैलेंजेस थे उनको कैसे फेस करने के लिए कोशिश की. बाय डिसमेंटलिंग द क्वांटम रेजोनेंस इंजन, by building a wall to separate dimensions, by organizing a reality altering experiment, or by advocating for understanding and cooperation. Right, she advocated for understanding and cooperation कि ये जो change हुआ है, ये जो creatures आए हैं, इनसे डरने से या इनके अगेंस्ट होने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बजाय कि they can start to understand each other and cooperate with one another. Right, तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. What was the primary concern of those who opposed Dr. Edison's invention? अच्छा, अब जो वो फैक्शन ऑफ सोसाइटी था जो कि उनके अगेंस्ट थे, उनका क्या कंसर्न था, क्यों कर रहे थे वो ऐसा. द पोटेंशियल लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज. क्या वो इस डर में थे कि वहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है वो गुम हो जाएगा. नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में ही पढ़ा है कि न्यू वेंचुरा जो है वो क्या है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और कल्चरल हेरिटेज वहाँ पे बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही इजीली मिक्स हो रही है. ठीक है, तो ये तो उनका कंसर्न नहीं है. द फियर ऑफ पैरेलल डायमेंशंस कोलाइडिंग. ठीक है, क्या उन्हें डर है कि ये जो पैरेलल डायमेंशंस है ये कोलाइड कर जाएंगे. द फियर ऑफ अनकंट्रोलेबल वेदर चेंजेस, द बिलीफ दैट इट वाज अ होक्स. ठीक है, या फिर उन्हें ये डर था कि वो जो बिलीफ है कि ये सच नहीं है ये पूरा का पूरा. ठीक है, ये भी डर नहीं था. वेदर चेंजेस का भी डर नहीं था. उन्हें था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पैरेलल डायमेंशंस है ये किसी तरीके से एक दूसरे से किसी तरीके की
रिफ्ट में पड़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज डॉक्टर एडिसन्स विजन फॉर नियो वेंचुरा? ठीक है, डॉक्टर एडिसन का विजन क्या था नियो वेंचुरा के लिए, क्यों वो अपने इन्वेंशंस कर रही थी, व्हाट डिड शी वांट टू डू फॉर द सिटी एंड हाउ डिड शी वांट टू सी इट इन द फ्यूचर, व्हाट वाज दैट विजन? ऑप्शन ए इज टू बिल्ड अ वॉल सेपरेटिंग द सिटी फ्रॉम पैरेलल डायमेंशंस, क्या वो एक वॉल बनाना चाहती थी? नहीं। टू डिसमेंटल द क्वांटम रेजोनेंस इंजन, वो डिसमेंटल भी नहीं करना चाहती थी बिल्कुल, डिसमेंटल मतलब उसको बेसिकली डिस्पार कर देना। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है। टू क्रिएट अ रियलिटी ऑल्टरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या वो रियलिटी ऑल्टरिंग एक्सपेरिमेंट क्रिएट करना चाहती थी? नहीं। टू हार्नेस द पोटेंशियल फॉर क्लीन एंड बाउंडलेस एनर्जी थ्रू हर इन्वेंशन, राइट, हमने फर्स्ट पैसेज में ही पढ़ा है, उनका जो ये इन्वेंशन था वो क्यों था, क्योंकि वो एनर्जी कलेक्ट करना चाहती थी ताकि वो अपनी सिटी को क्लीन और बाउंडलेस एनर्जी प्रोवाइड करा सके, विच इज़ वाई डी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस वॉज हर विजन। ओके, so that is the video guys. I hope you understood what kind of questions you might face in this section. Reading section देखा जाए, अगर आप पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं, पॉइंट्स में समझ जाते हैं कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स आ रखे हैं पैसेज में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के फिर आंसर करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईजी सेक्शन होगा, बहुत ही स्कोरिंग होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, आई होप इट हेल्प्ड यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।